हम कंटिन्यू करते हैं बेटा। स्प्रिंग में जो एनर्जी होती है जिसे हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, उसकी बात कर रहे थे। क्या क्या इक्वेशंस यहाँ इन्वॉल्व है देखो। किसी भी स्प्रिंग में एक तो हम लिखते हैं F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, दूसरा हमने कैलकुलेट किया पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के एक्स स्क्वायर, और तीसरा हमने वर्क फाइंड किया, इट इज इक्वल टू 1/2 के, क्या फॉर्मूला था, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। देखो अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, along x एक्सिस में ले रहा हूं x, x मतलब एक्सटेंशन, यहां बनाता हूं। राइट, f जो है माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल है, ग्राफ विल बी लाइक दिस। इस ग्राफ का मतलब क्या है कि अगर f पॉजिटिव है तो x नेगेटिव है। देखो k तो स्प्रिंग कांस्टेंट तो पॉजिटिव होता है, और अगर f नेगेटिव है तो x पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को आप ऐसे नहीं बना देना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है बट ये f एक्चुअली रिस्टोरिंग फोर्स है। x है एक्सटेंशन या कंप्रेशन। अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बना के बोलूं आपको ये वाला एरिया फाइंड करते हैं, चलो ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो यहां भी कर सकते हैं। दिस इज मोर इजी, इधर कर लो। ये f है, और ये अगर खाली मैग्नीट्यूड ही देखना है तो बेशक माइनस एक्स, बट अगर मैग्नीट्यूड ही देखना है तो एक्स ही बोलेंगे इसको। तो बताओ बेटा, ये जो एरिया होगा इसको छोड़ दीजिए, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। ये O है, ये A, ये B, ये मान लो C, और ये D है। व्हाट इज एरिया ऑफ OAC? OAC का एरिया कितना होगा? इट विल बी इक्वल टू 1/2 base, that is OC, into altitude, that is AC। ठीक है बेटा, कैन वी से इट इज इक्वल टू 1/2 OC को मैं x लिख लूं, AC को F लिख लें। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर आप इस x को नेगेटिव साइन दे दोगे तो माइनस एक्स लिख लो OC को, तो बोलेंगे एरिया इज इक्वल टू 1/2 माइनस एक्स इंटू एफ। इधर अगर लोगे तब भी सेम आएगा, बस x पॉजिटिव हो जाएगा और f नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। पता चल रहा है क्यों? लेकिन f इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, और अगर f को आप माइनस के एक्स बोल दोगे तो एरिया ऑफ OAC कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 1/2 माइनस एक्स इंटू एफ की जगह क्या लिखूं? माइनस के एक्स। तो क्या ये 1/2 के एक्स स्क्वायर बन गया? क्या यही पोटेंशियल एनर्जी होती है? होती है।
तो क्या हम वो ये बोल सकते हैं देयरफॉर, आप खुद लिख सकते हैं क्या, द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। द एरिया अंडर रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ या फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल एनर्जी। Therefore, the area under force displacement graph represents potential energy। आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में जब वर्क पढ़ा था तब भी सेम कंक्लूजन था, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई ग्राफ है, उस ग्राफ के अंदर जो एरिया होगा वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्क रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो एक्चुअली है तो वर्क ही, ठीक है। तो ये ग्राफिकल क्वेश्चन जब भी होंगे तो आपको पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ के अंदर जो एरिया है उससे पता चलता है। दूसरा देखिए बेटा, हम कुछ फोर्सेस की बात करते हैं। जैसे हमारे पास दो तरह की फोर्सेस हैं बेसिकली, वी कॉल देम एज कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है बेटा, जो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क होता है, वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स is independent of the path taken. It only depends on the initial and final points. मैं दूंगा एग्जांपल्स भी। किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क होता है that is independent of the path taken. It depends only on the initial and final points, and along a closed path the work done by a conservative force is zero. Along a closed path, the work done by a conservative force is always zero. बेटा अभी जो हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे जिसको हम वेट भी बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एक और फोर्स है, 12th में पढ़ेंगे आप लोग इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हैं उनकी नेचर कंजर्वेटिव होती है, ठीक है। एग्जांपल से बताऊंगा पूरा करके, लेकिन अगर ये वर्क पाथ डिपेंडेंट हो, if the work is path dependent, then the force is non-conservative. अगर पाथ पे डिपेंड करने वाला वर्क होगा, कोई किसी पाथ के अलॉन्ग कुछ और दूसरे पाथ के अलॉन्ग कुछ होगा, देन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है।
फॉर एग्जाम्पल जो फ्रिक्शनल फोर्स है, थोड़ा थ्योरेटिकल है बेटा, इसमें पहले लिख लीजिए। फ्रिक्शनल फोर्स होती है, या विस्कस फोर्स होती है, या रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस के कारण कोई भी फोर्स होगी, दीज आर ऑल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इन फोर्सेस के कारण जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड करता है। along a closed path वो वर्क जीरो नहीं होगा। अगर वर्क पाथ पे डिपेंड करे तो हम ये बोलेंगे पाथ पे डिपेंड करे तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगी, और अगर ये वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा तो कंजर्वेटिव फोर्स होती है। ठीक है, चलो इसको हम जस्टिफाई करते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से, तो आपको पता चलेगा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव क्या हुआ। देखो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, gravitational force is conservative in nature. सपोज करते हैं हमने किसी बॉडी को, एक पॉइंट ए है ग्राउंड लेवल पे, दूसरा पॉइंट है बी एच हाइट पे। एक बॉडी को ए से बी लेके जाना है, हम डिफरेंट पाथ चूज करते हैं। ये एक पाथ चूज किया, ये दूसरा पाथ चूज किया, यहां भी हम ए से बी लेके गए, ये हाइट एच ही है, ऐसे ही और लूंगा एक पाथ। ठीक है, यही बना देता हूं फर्स्ट पाथ। सपोज सेकेंड वाला पाथ ये ले लेता हूं, चलो यहीं पे बना देता हूं। ये ग्राउंड लेवल है, पहले हम ऐसे ले गए, फिर ऐसे, फिर इधर, यहां से बॉडी को यहां लेके गए, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अच्छा, अभी भी ओवरऑल जो हाइट है वो एच ही है। ठीक है, यू कैन सी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, मतलब वर्टिकली सेम सेपरेटेड है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं तो वर्टिकल सेपरेशन के कारण, मतलब वेट के कारण होती है। ठीक है, यहाँ हमने कुछ स्टेप्स चूज किए, जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड स्टेप 5। ठीक है, ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड ले लो, ये थर्ड ले लो, चलो। ठीक है, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m, which is to be taken from A to B, या ऐसे लिखें, which is to be taken up to a height h, up to a height h above the ground in 3 ways। 3 तरीके से हम एक बॉडी को A से B लेके गए, A to B, A to B, A to B। फर्स्ट डायरेक्टली लेके गए,
देन स्टेप्स में लेके गए और फिर इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग लेके गए। मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है वो है थीटा। इन तीनों केसेस में हम वर्क कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहां देखो कितना वर्क होगा बेटा, ए से बी ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा। याद करो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे डिराइव किया था। ए टू बी लेके जाना है तो वर्क होगा वेट इनटू हाइट, सो दैट वुड बी इक्वल टू mgh। ठीक है, तो इसको ए बी की जगह मैं 1 बोल देता हूँ, W1 इज इक्वल टू mgh। अलोंग स्टेप्स लेके जाना है। ठीक है, ये 1 दूसरा वाला डाल रहा हूं, एक वाला। यहां मान लो मैं वर्क को बोल देता हूं W2, इट विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2 W3 W4 प्लस W5। बेटा जो ये W1 है कितना होगा, ये वाला यहां से यहां लेके जाना। सपोज करो ये हाइट है h है, W1 विल बी इक्वल टू mgh1। बोलो अगम W2 कितना होगा। बेटा W2 यहां से यहां है, H2 तो यहां है, H3 यहां है। व्हाट विल बी W2? W2 विल बी 0। जीरो बेटा, क्योंकि हॉरिजेंटल है ना, हॉरिजेंटल जब जाएंगे वेट तो नीचे की तरफ होता है, आपको बताया था, वर्क 0 होगा। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सिर पर रख के हॉरिजेंटली मूव करेंगे तो वर्क 0 होगा। वर्क कब होता है, जब हम वर्टिकली सेपरेट करते हैं। तो ये वर्टिकली तो दोनों पॉइंट सेम लेवल पे है। W3 कितना होगा, यहां से यहां लेके गए, बस आपने वर्टिकल सेपरेशन देखनी है, mgh3। W4 कितना होगा, 0। W5 कितना होगा, mgh3। हाँ mgh3 है। तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क W इज इक्वल टू mgh1 mgh2 प्लस mgh3। मैंने 0 वाले ऐड नहीं किए, 0 ही रहेंगे। सो W विल बी इक्वल टू mgh1 प्लस h2 प्लस h3। h1 h2 h3 ये h है, so that means W इक्वल टू mgh। W2 है, इनफैक्ट इसको हमने क्या बोला है, W2। तो W2 भी आ गया mgh, W1 भी आ गया mgh, बराबर है। मतलब डायरेक्ट लेके जाएं या स्टेप्स में लेके जाएं, द वर्क विल बी सेम। अब इंक्लाइंड पाथ के अलोंग लेके जाना है बेटा। अब यहाँ तो डिस्टेंस हमने जो मूव करना है वो तो डिफरेंट है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है s। तो अलोंग दिस इंक्लाइंड पाथ लेट अस कैलकुलेट द वर्क। पहले तो हो गए बेटा, यस सर। यस सर। सो नेक्स्ट इज अलोंग द इंक्लाइंड पाथ। ये मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। along the inclined path, along the inclined plane path जब आपको वर्क फाइंड करना है, W3 बोल देता हूँ। बट आपको बताया था इंक्लाइंड सरफेस पे फ्रिक्शन में भी पढ़ा हमने, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे भी और फ्रिक्शनल सरफेस पे भी जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होती है वो होती है G sin थीटा। हाँ, फ्रिक्शन होगा तो हम लिखते हैं G sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा भी होता है। ठीक है, फ्रिक्शन के कारण एक्सेलरेशन कम हो जाती है। बट ये तो स्मूथ सरफेस है,
ऐसे वर्टिकली लेके जा रहे थे तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन थी g, अब इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग लेके जा रहे हैं तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है g sin थीटा, तो W3 होगा m g sin थीटा इंटू ये डिस्प्लेसमेंट है s, which means W3 is equal to mg, s तो है, sin थीटा देखो यहाँ, sin theta is perpendicular by base, is perpendicular by hypotenuse, so it is h by s. अगर ये sin theta h by s है, कैंसल, W3 equal to mgh, सेम आया. So in every case the work is same, इसलिए work is independent of path, and when work is independent of path तभी बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स. अगर वर्क जो है पाथ पे डिपेंड करे, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है, सपोज करो, मान लो ये कोई रफ सरफेस है, अगर एक आदमी यहाँ से यहाँ कुछ जा रहा है, या वर्टिकल भी ले सकते हैं, ठीक है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ पुश किया, तो अगेंस्ट फ्रिक्शन यहाँ वर्क करना पड़ा, जब वापस आएगा ना अगेंस्ट फ्रिक्शन फिर वर्क करना पड़ेगा. पाथ लंबा होगा तो ज्यादा वर्क, और पाथ छोटा होगा तो कम वर्क. तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट तो हमेशा एनर्जी का लॉस होता है, फ्रिक्शन हेल्प नहीं करेगा. हाल तो फ्रिक्शन की वजह से चल पा रहे हैं, बट देयर इज ऑलवेज वेयर एंड टियर, देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन. ठीक है, तो फ्रिक्शन के कारण जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड करता है. रफ पाथ होगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, लेकिन अगर रफनेस होगी तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, और अगर स्मूथनेस होगी तो कम वर्क. ठीक है, इसलिए जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है. इसके बाद बेटा ब्रीफ आइडिया अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज. वैसे जनरल टॉपिक आप खुद भी कर सकते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज, एनर्जीज की डिफरेंट टाइप्स, लाइक वी हैव थर्मल एनर्जी. हम थर्मल फिजिक्स भी स्टार्ट करेंगे आफ्टर सम डेज. वी हैव इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैं कुछ कॉमन लिख रहा हूं, ऐसे तो बहुत सारी है. थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वी हैव न्यूक्लियर एनर्जी, सुना है ना? यस सर. न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं जिनमें हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की हेल्प से एनर्जी को क्रिएट करते हैं और उसको यूज करते हैं फॉर सम यूजफुल पर्पस. और कौन सी एनर्जी होती है? विंड एनर्जी. ठीक है, नाउअडेज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द सोलर एनर्जी, कि हम किसी तरीके से सन की लाइट को यूज करके अपने बड़े सारे अप्लायंसेस को यूज कर सकते हैं, बड़े सारे अप्लायंसेस को रन कर सकते हैं. ठीक है, तो एनर्जी कोई भी हो, ऐसा यूनिट जूल है, सीजीएस यूनिट अर्ग है, ये मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था. बट एनर्जी का ना क्रिएशन नहीं होता है, एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, राइट. इसके अलावा मैंने जो हमने डिटेल में पढ़ ली है वो भी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जो कि मैकेनिकल एनर्जी के अंडर आती है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो एक यूनिवर्सल लॉ है. इट सेज कि एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. जैसे कोई थर्मल पावर प्लांट है, उसकी हेल्प से क्या, जैसे हमारे पास क्या होता था पहले इंजन, आजकल तो इलेक्ट्रिकल इंजन है, पहले हमारे पास थर्मल इंजन होता था, कोयला जलाते थे, उसमें हीट प्रोड्यूस होती थी और इंजन को एनर्जी मिलती थी. वो हीट एनर्जी थी जो इंजन की मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बनती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हम पानी को स्टोर करते हैं. जैसे अगर हम बात करें थर्मल प्लांट, या कोई थर्मल नहीं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, बड़े बड़े जिनको डैम्स बोलते हैं, तो डैम में पानी स्टोर होता है, टरबाइन के ऊपर गिरता है, टरबाइन घूमती है, वो एसी जनरेटर के साथ अटैच होती है, जिससे उसकी कॉइल घूमने लगती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी. न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं तो न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं, उनसे केमिकल एनर्जी बनती है. ठीक है, विंड और सोलर एनर्जी ये तो बड़ी कॉमन है. तो क्रक्स ये है कि एनर्जी को हम कन्वीनियंटली कन्वर्ट कर सकते हैं
फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में और हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस। जस्ट एन आइडिया कि एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। इनफैक्ट मैंने आपको डिफरेंट यूनिट्स भी बताए हैं। थर्मल एनर्जी को हम कैलोरी में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जूल में तो करते ही हैं, जूल और अर्ग तो है ही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम वॉट आवर में करते हैं या किलोवाट आवर में। इसी तरह से न्यूक्लियर एनर्जी जो है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। वी हैव डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एनर्जी। और सिर्फ एनर्जी ही नहीं, आल्दो इस चैप्टर में तो हम सिर्फ एनर्जी के बारे में ही पढ़ रहे हैं, बट आपने एक बड़ी फेमस सी इक्वेशन देखी होगी जिसे बोलते हैं आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। mass energy equivalence, which says that E is equal to mc square। इस एक्सप्रेशन में E is energy, m mass है। इस E equal to mc square का मतलब क्या है कि एनर्जी एंड मास आर इंटरकन्वर्टिबल। मतलब मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इक्विवेलेंट मास। ठीक है, यहां इस एक्सप्रेशन में जो c है वो है लाइट की स्पीड, विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो, अगर मैं 1 kg पुट करूं m का वैल्यू, आपको आ सकता है क्वेश्चन ऐसे, कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 kg मास। अगर मैं मास को 1 kg पुट करूं, c तो है ही है, तो एनर्जी कितनी होगी बेटा? 1 kg। ऐसे यूनिट में है तो यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। 3 × 10⁸ का स्क्वायर है, सो इफ दिस एनर्जी विल बिकम 9 × 10⁻16 जूल। आप ऐसे बोल सकते हो कि 1 किलोग्राम ऑफ मास जो है दैट इज 9 × 10⁻16 जूल ऑफ एनर्जी। इसी तरह से अगर छोटे यूनिट्स की बात करें, 1 AMU आपने पढ़ा होगा, एटॉमिक मास यूनिट। AMU जो है न्यूक्लियर फिजिक्स या एटॉमिक फिजिक्स में, केमिस्ट्री में यूज करते हैं। 1 AMU होता है 1.66 × 10⁻27 kg। 1 AMU of mass is 931.5 MeV of energy। याद करो, मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, आल्दो इतना अभी काम नहीं आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। ये मैंने AMU लिखा, ये मैंने EV लिखा। और अगर 1 MeV होगा, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। ठीक है, एनर्जी और मास इंटरकन्वर्टिबल है। मास एनर्जी इक्विवेलेंस बोलते हैं इस रिलेशन को, इक्वल टू mc²। ठीक है, इतना कर लीजिए। 1 to 15 जो क्वेश्चंस हैं उनको देखो, क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे कल, एंड डे आफ्टर टुमारो हम स्टार्ट करेंगे कोलिजन्स। थैंक यू।